Hello students, welcome back to the chemistry class. Today we are going to discuss about the most important topic again, that is equivalent mass, right? तो equivalent mass में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं and how to calculate equivalent mass of different substances like acid, bases, oxidizing agent, reducing agent or any types of salt, right? तो just start the video. So first of all, here it is concept of equivalent weight, right? It is also called equivalent mass or equivalent weight. So first of all, we will go through the definition of this part. First of all, I should select pen. Okay. See, concept of equivalent weight. अब देखिए equivalent weight क्या होता है. सबसे पहली बात हम करेंगे इसमें एलिमेंट की इक्विवेलेंट वेट की कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट. देखिए एलिमेंट के केस में हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा. सबसे पहले तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करता हूँ. देखिए क्या डेफिनेशन है. अब बोलता है ए नंबर विच डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द एलिमेंट रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद और डिस्प्लेस 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन. अब ये ध्यान से नोट करना, 8 पार्ट, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का, या फिर 1.008 पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 आप इसको अप्रॉक्स करेंगे 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन और 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट. अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको इसको आपको क्लियर करता हूँ. देखिए हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट की, राइट. तो दिस इज इक्विवेलेंट वेट. अब देखिए हमने क्या बोला कि ये वेट क्या होगा, ये वेट क्या होगा कि किसी भी सब्सटेंस का वेट जो 8 ग्राम, अब मैं मास की बात करूंगा तो ऑक्सीजन का मास मैं क्या लूंगा यहाँ पे 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, या फिर मैंने क्या बोला 1.008 ग्राम पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, और थर्ड मैंने क्या बोला 35.5 ग्राम पार्ट ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है. अब इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट व्हिच कैन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम अप्रॉक्स ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है. तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट. तो मैं फिर से एक बार इसको आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि किसी भी सब्सटेंस का मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे और इट कैन डिस्प्लेस 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट. तो इसमें अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार डेफिनेशन एक बार जरूर देख लें, थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल फॉर्म में है. फिर से मैं बता देता हूँ कि एक ऐसा नंबर है, इक्विवेलेंट वेट एक ऐसा नंबर है, ऐसा मास है जो क्या है, वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट of the element required to combine with or displace 8 part by weight of oxygen, 1.008 part of weight of hydrogen and 35.5 part by weight of chlorine. और लास्ट में क्या लिखा है, 1 equivalent weight of an element. अब ये मैं आपको क्लियर करता हूँ 1 equivalent weight क्या होता है. देखो अगली क्लास में जब आप जाएंगे +2 में तो वहां पे आप एक फैराडे लॉ का कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो फैराडे लॉ का कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हमारे पास एक चीज होती है चार्ज, ठीक है. अब चार्ज का यूनिट जनरली होता है कूलम, ठीक है, जनरली हम कूलम में लेते हैं चार्ज. अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है, 96500 कूलम चार्ज जो होता है ना, इतने चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे चार्ज. ये थोड़ा सा आपको हो सकता है अभी के लिए समझ ना आए, ठीक है, लेकिन जब +2 आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक क्या बता रहा हूँ कि हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ठीक है. तो 96500 कूलम को हम बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज. 96500 कूलम को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे चार्ज. तो अब बच्चों ध्यान से नोट करना, मैं यहाँ आपको स्पेस में बता देता हूँ कि 1 फैराडे चार्ज से, ठीक है, आप किसी सब्सटेंस के जितने वेट को आप प्रोड्यूस करोगे, राइट, उसको माना जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट. तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टर्म में मैंने आपको बताया, जो आप अगले चैप्टर में, सॉरी अगली क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है. तो अभी के लिए आपको याद क्या रखना है कि इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट वेट क्या होता है. 1 इक्विवेलेंट वेट होता है कि जो वेट 1 फैराडे चार्ज से प्रोड्यूस हो जाए, 1 फैराडे चार्ज से प्रोड्यूस हो जाए,
राइट। तो इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये +1 क्लास में क्लियर हो जाए। सपोज करिए मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है। मैंने क्या करा, मैंने लिया ये, मान लीजिए मोल्टन है, ठीक है। इसमें से मैंने क्या पास किया, करंट मतलब चार्ज पास करा, ठीक है। अब चार्ज पास करेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाएगा, ठीक है। किसमें टूट गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब बच्चों दो तरह का रिएक्शन होता है, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा, ये Na पॉजिटिव है ना जो, ये क्या करेगा, देखिए Na पॉजिटिव विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एटम, राइट। अब इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं अगर आपसे पूछूं मोल की टर्म में कि यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन आपने यूज किए सोडियम बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप यहाँ बोलेंगे कि सर हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करा, ठीक है बच्चों। अब याद रखना कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कितना चार्ज होता है, ये आप याद रखेंगे, इट इज 1 फैराडे और इट इज 96500 कूलम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल टर्म में मैंने क्या बताया आपको कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी हाउ मच चार्ज, 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो यहाँ पे आप समझ गए कि सोडियम आपने बनाया, देखो 1 मोल सोडियम बनाया। अब मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल सोडियम को मैं मास में कन्वर्ट करूँ, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका मास कितना होगा, 23 ग्राम। एटॉमिक मास ही होता है ना 1 मोल किसी एलिमेंट का मास, दैट इज एटॉमिक मास, तो 23 ग्राम। तो यहाँ से आपने देखा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपने Na पॉजिटिव में ऐड करे, ठीक है, तो उससे आपके पास क्या हुआ, 1 मोल आपके पास सोडियम, मतलब 23 ग्राम आपके पास टोटल सोडियम बना। तो यहाँ से आपने 1 मोल को क्या लिखा, 1 फैराडे। मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1 फैराडे। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि 1 फैराडे चार्ज से आपके पास कितना सोडियम जनरेट हुआ, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, या व्हाट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ sodium is equal to 23 gram. So as I earlier told that equivalent weight or one equivalent of any element is the mass produced as a result of 1 Faraday charge. 1 Faraday charge से जितना आपके पास किसी एलिमेंट का मास प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से आपने देखा सोडियम का वेट आपके पास कितना हुआ, इक्विवेलेंट वेट 23 ग्राम। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो मैंने आपको रिएक्शन लिखा है ना, सोडियम का ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि मैंने क्या किया, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये सोडियम क्लोराइड मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन फॉर्म में, मैंने इसमें से करंट पास करा। करंट पास करने के कारण क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ पासिंग करंट इट डिसोसिएट्स, ये डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि यहाँ से मैं क्या करूँगा, Na पॉजिटिव को, ठीक है, क्या करूँगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करके, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, सोडियम में। अब 1 मोल का मतलब मैंने क्या बोला कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, मैंने बोला 1 फैराडे चार्ज। और 1 फैराडे चार्ज से आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ या फिर बना, राइट। तो 23 ग्राम विच इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ 1 फैराडे चार्ज, इट इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। तो ये मैंने अभी आपको जो थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट बताया है, ये मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू +2 कंसेप्ट, ये +2 क्लास में आप पढ़ेंगे, राइट। तो अगला काम हम इसको अब करते हैं कंटिन्यू। तो आई होप कि आपको ये 1 इक्विवेलेंट वेट का मतलब यहाँ पे समझ आ गया होगा, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। सी, अब हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब इसके कुछ फार्मूला है, वो हमें फार्मूला एक एक करके याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, एलिमेंट। देखो एलिमेंट कौन कौन से आपके पास, एग्जांपल के तौर पे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, जिंक, मरकरी, ये सारे क्या है, एलिमेंट है, राइट। तो एलिमेंट के केस में हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाई वैलेंसी। अब ये वैलेंसी टर्म आपको याद होनी चाहिए, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, सोडियम का एग्जांपल। देखिए सोडियम जो है आपके पास, उसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है। तो अब मैं इसकी आपको इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताता हूँ। अब देखिए ध्यान से,
अब देखिए आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो 23 डिवाइडेड बाई 1 कितना है, 23। तो 23 क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। अब बच्चों एक चीज कंफर्म करो, मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कितना इक्विवेलेंट वेट निकाला था, 23। तो आपको याद रखना है वो वाला कंसेप्ट भी और ये वाला कंसेप्ट भी, लेकिन आपके +1 सिलेबस में अभी के लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, राइट। और जो मैंने आपको एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला कंसेप्ट बताया वो भी आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, राइट। तो ये सिंपल है, आपके पास किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है अपॉन उसकी जो वैलेंसी होगी उसको हम बोल देंगे दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब आई होप कि आपको बैलेंसी का पता होगा, अगर आपको नहीं पता है थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। बैलेंसी कैसे निकालते थे हम लोग, देखो ध्यान से, बैलेंसी को हम कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते थे। उसमें बोलते थे अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के, तो एलिमेंट के लास्ट एनर्जी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 1 से लेके 4 तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो बैलेंसी क्या होगी, बैलेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां मैं लिख देता हूं बैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये तो हमारे पास था अगर किसी एलिमेंट में 1 से लेके 4 तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब याद करो सोडियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोडियम की अगर आपको कन्फिग्रेशन याद करनी है तो देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा है ऐसे करके, ठीक है, K2L8M1, राइट। तो M जो शेल है, लास्ट बैलेंस शेल आपके पास M हुआ यहाँ पे लास्ट वाला शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या बोला कि अगर किसी एलिमेंट में 1 से लेके 4 तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी कितनी होगी, इक्वल टू 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है। तो हमें पता है सोडियम में सिर्फ 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी इसकी, 1। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब एक केस और बता देता हूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, मोर देन 4 है, मतलब कितने हैं आपके पास, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, सो ऑन, राइट। तो उस केस में बैलेंसी हम कैसे लिखते थे, बैलेंसी ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा पता होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपके पास किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, तो उस केस में बैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन करके। अब आपको मैं जल्दी से एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करूँ ओ, ठीक है, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ KLM ऐसे करके, इसके शेल लिख देता हूँ। तो K2L8 और M में कितने आएंगे, सॉरी K2L6 आएगा आपके पास, K2L6, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप देखें तो बैलेंस शेल कौन सा हुआ, L वाला। तो L में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बैलेंसी कैसे निकालेंगे, बैलेंसी हम निकालेंगे 8 माइनस 6, कितनी आ जाएगी, 2, 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो बैलेंसी क्या हुई ऑक्सीजन की, 2। तो आई होप कि आपने इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा, आने वाले चैप्टर्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा इसमें हिंट दिया था तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपके पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अब वही बात, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, सी वी हैव टू कंसीडर एटॉमिक वेट। अब आपके मन में आएगा कि सर ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं लिया। तो हम एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे हमें एटॉमिक वेट ही लेना है एलिमेंट का, राइट। तो देखिए सिंपल है, आपके पास एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है, ठीक है। बैलेंसी अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है, 2 निकाली है, राइट। कितना आ जाएगा, 8 ग्राम या फिर सिंपली 8 यूनिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये आपके पास मैंने बताया किसका, ऑक्सीजन का। अब अगला नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आयन की बात करूँ, देखो अगर मैं बोलूँ कि भैया आपके पास है Na पॉजिटिव है, सपोज करो वी आर हैविंग Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है सोडियम क्या है, सोडियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तो कैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब भी किसी आयन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस आयन वाले एटम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन आयन, राइट। तो यहाँ से Na पॉजिटिव का अगर आप निकालोगे तो 23 कितना पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव, तो एक लिख दिया नीचे डिवाइड करके, कितना आएगा 23, राइट। तो आयन के केस में, सो फर्दर यहाँ देखिए क्या लिखा है, आयनिक वेट अपॉन वैलेंसी। अब ये आयनिक वेट में कंफ्यूज मत करना,
आयनिक वेट मतलब जो उसका पेरेंट एलिमेंट होगा। जैसे सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव किससे बना? Na पॉजिटिव बना आपका, देखिए सोडियम से बना। कैसे बना? जब आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया। तो ये पेरेंट एटम का आपने लेना है वेट, एटॉमिक वेट, दैट इज आयनिक वेट, राइट। तो सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन में थोड़ा सा और आपको एलिबोरेट कर देता हूँ एग्जांपल के माध्यम से। देखिए अब आयन आपके पास एक तो सिंपल था Na पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट टू डू इफ द आयन इज ए पॉलीटॉमिक आयन? पॉलीटॉमिक का मतलब आपके पास जैसे सल्फेट आयन है, ये मैंने आपको बाइकार्बोनेट आयन दे रखा है कि ये सल्फेट है, ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो ऐसे आयंस के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ऐसे आयंस में आप क्या करोगे? सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सल्फर का मास, ऑक्सीजन का मास, मैं यहाँ से आपको थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। सल्फर का मास है 32 और ऑक्सीजन का मास होता है, एक का होता है 16, यहाँ 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, तो 4 इंटू 16, राइट। तो जब आप इसको बच्चों करोगे तो आपके पास जो मास आया वो कितना आया? 96। इसको बोला हमने आयनिक वेट। तो डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जितने भी आपके पास कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड करके आपने निकाला आयनिक वेट, राइट। तो ये पॉलीटॉमिक का केस बता रहा हूँ। तो देखिए अब आपको कितना चार्ज दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 2 नेगेटिव। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 2 नेगेटिव, बट यू हैव टू कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड। मतलब कि आपके पास चार्ज तो -2 है, तो क्या हम 96 डिवाइडेड बाई -2 करेंगे? नो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का। मतलब हमें क्या करना है? 96 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, राइट। whether it is positive whether it is negative, you always have to consider it positive, right। तो कितना आ गया? 48, that is the equivalent weight of sulfate। सिमिलरली बाइकार्बोनेट का देख लीजिए 61, ठीक है। तो ये सिंपल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपने, ठीक है, सल्फेट का करा। उसके बाद बच्चों एसिड की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एसिड के केस में क्या होगा? देखो कोई भी एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा एसिड का डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होती है? बड़ी आसान भाषा में आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय दैट पर्टिकुलर एसिड। अब एसिड की बात करें तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि एसिड जनरली क्या करते हैं? एसिड H पॉजिटिव आयंस देते हैं कुछ सॉल्यूशन में, पढ़ा है ना आपने 10th क्लास में। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितने होंगे किसी एसिड के? वो होगी उसकी बेसिसिटी, राइट। तो अब आप एग्जांपल में देखें, बहुत ही अच्छे से मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन करे हैं आपको। HCl में आपको पता है एक ही H पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए HCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 36.5, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? सिर्फ एक H पॉजिटिव, तो बेसिसिटी की हुई 1। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देखो तो आपको पता होना चाहिए कि इट कैन गिव 2H पॉजिटिव आयन, इट कैन गिव 2H पॉजिटिव आयन, ठीक है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का केस क्या है? एक H पॉजिटिव भी देगा, 2H पॉजिटिव भी दे सकता है। अब मैक्सिमम कंसीडर करना है क्योंकि मैक्सिमम ये कितने दे सकता है? तो मैक्सिमम सल्फ्यूरिक एसिड कैन गिव 2H पॉजिटिव आयंस। तो सिमिलरली हियर मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 49। सिमिलरली आपके पास कुछ और एसिड दिए हैं, जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये आपके पास ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ये आप +2 में पढ़ेंगे जाके, राइट। तो इनका देखिए क्या है, इनकी बेसिसिटी अगर आप देखें तो ये एक H पॉजिटिव देगा, ये 2 H पॉजिटिव देगा, और ये आपके पास जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ये कितने H पॉजिटिव देगा? 3 H पॉजिटिव देगा। तो सिमिलरली इनकी आप बेसिसिटी चेक कर लें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने M फॉर मॉलिक्यूलर मास को आपने बेसिसिटी से डिवाइड किया और आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं। अब देख छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे ऐड हो गया, बेसिसिटी क्या होती है? तो देखिए ये वही चीज़ आ गई आपके पास, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड, तो मैंने सिंपल भाषा में आपको बता दिया इसका क्या मतलब है। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, number of H positive ion which can be given by an acid in an aqueous solution, right? So this is basicity. Now next is the part of bases. Now for bases similarly equivalent weight क्या होगा? देखिए मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, वो टर्म आपने याद रखिए, एसिडिटी। टर्म क्या है? एसिडिटी। अब दो बातें आपको याद रखनी है। एसिड के केस में होती है बेसिसिटी, बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाय द एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। और बेस के केस में होती है बच्चों एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होती है मैं यहाँ सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब बेस आपको पता ना क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, जो होंगे किसी बेस के, पर्टिकुलर बेस के इन एक्वस सॉल्यूशन,
तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी एसिडिटी, राइट। अब देखिए सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेस की एग्जांपल दे दी है मैंने आपको, एक OH है, 2OH है, 3OH है। सिमिलरली आप देख सकते हैं इनकी इक्विवेलेंट वेट हमने कैसे निकाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केस में देखो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40, कितने OH नेगेटिव है, सिर्फ 1 OH नेगेटिव देगा जी, देखने से पता चल रहा है इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड हियर द इक्विवेलेंट वेट इज 40। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें कितने OH नेगेटिव आएंगे, 2 OH नेगेटिव आएंगे। And similarly, in case of aluminum hydroxide, there you can see 3 OH negative ions would be given by aluminum hydroxide in its aqueous solution, and correspondingly we are having molecular mass upon its acidity, and it will give the equivalent weight of that aluminum hydroxide, right? So this is about acidity, sorry, this is about the equivalent weight of base. Now see again what is acidity, so number of OH negative ion given by base, already explained. उसके बाद बच्चों हम चलते हैं सॉल्ट की तरफ। अब आपके पास अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट के केस में क्या होगा, देखिए सॉल्ट के केस में सबसे पहले आप याद रखें, कोई सॉल्ट है, जो सॉल्ट होता है उसका जो वेट होता है ना, जनरली हम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं ना, तो सॉल्ट है तो सॉल्ट का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, तो इसको बोलते हैं फार्मूला वेट ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। इट इज नथिंग डिफरेंट थिंग, इट इज सेम लाइक मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि फार्मूला वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, फार्मूला वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन। अब कैसे, एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, देखिए ये आपके पास मैंने एग्जांपल डाले। फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी NaCl। NaCl में अगर मैं बोलूं इसको तोड़ो जरा, तोड़ के देखो, एक Na पॉजिटिव होगा, एक Cl नेगेटिव होगा इसमें। तो अगर मैं पूछूं आपको, बताओ भाई इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना है, 1, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो चाहे आप पॉजिटिव ले लो चाहे आप नेगेटिव ले लो, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पर भी आपको। तो देखिए NaCl का फॉर्मूला, ठीक है, वेट कितना होता है 58.5। फॉर्मूला वेट में कंफ्यूज नहीं करना है, इट इज जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर वेट। 58.5 कितना पॉजिटिव है इसके ऊपर, 1 पॉजिटिव, तो डिवाइडेड बाई 1। अब आपके पास आ गया सोडियम कार्बोनेट। अब अगर आप उसको तोड़ेंगे तो इट विल गिव 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। अब अगर मैं पूछूं हाउ मच टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो कितने पॉजिटिव है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव आ गए या 2 नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे इसके फॉर्मूला वेट को क्या करना पड़ा, 2 से डिवाइड करना पड़ा। सिमिलरली इट विल बी 53। एंड फॉर AlCl3 अगर मैं बोलूँ उसको आप तोड़ के देखो, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना आपके पास पॉजिटिव है 3, और कितना नेगेटिव है, देखो 3 नेगेटिव है, टोटल 3 नेगेटिव है। तो आप क्या करोगे, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है या फार्मूला वेट है उसको आप डिवाइड कर दोगे 3 से, तो ये 44.5 क्या आ गया आपके पास, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlCl3। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, राइट। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जनरली जो किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब इनका हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका भी सिंपल है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्टार लगा देता हूँ, याद रखने वाली चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। अब कोई दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा तो उसकी खुद की होगी रिडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इस तरीके से एलैबोरेट करता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक नेगेटिव आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी ना किसी से क्या करेगा, किसी ना किसी से लेगा। अब देखो इसने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स चीज हो सकती है, एक्स सब्सटेंस हो सकता है जिसने अंडर द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी प्रेजेंस में इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। अब आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, किसी एक्स सब्सटेंस को बोलेगा कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसकी क्या हुई बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, 10th में पढ़ा होगा आपने, राइट। अब एक्स की हो गई ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है
ये किसी सब्सटेंस की क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और खुद क्या कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, खुद उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, तो खुद की हुई रिडक्शन, राइट। तो मैं फिर से बता दूं एक बार कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो किसी सब्सटेंस की क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, किसी सब्सटेंस की क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और खुद की उसकी होती है रिडक्शन। मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरे को बोलेगा तू इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब देखिए, अब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बच्चों ये पॉइंट आप समझेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ये गेन्ड वाला कंसेप्ट पता चल गया ना आपको, कि व्हाई आई हैव रिटन हियर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, सिंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स वर्किंग, अपनी वर्किंग के दौरान ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरे को बोलेगा लूज करो, राइट। तो हमें याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज गेन्स इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। क्यों, ये भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास आपका प्यारा सा KMnO4, आपने लेबोरेटरी में भी देखा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट की बच्चों क्या खासियत होती है, ठीक है, इट हैज ए स्पेसिफिक रोल इन एसिडिक मीडियम, इन न्यूट्रल और लिटिल बिट बेसिक मीडियम, और इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। इट प्लेज 3 टाइप्स ऑफ रोल्स, 3 तरह के अलग अलग रोल प्ले करता है। कैसे, ये याद रखना आपको। एसिडिक मीडियम में बच्चों क्या करेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये देखो ध्यान से याद कर लो उसको, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158, तो 158 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 31.60, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम, राइट। सिमिलरली अगर मैं अगला बात करूं तो ये न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल या फिर माइल्ड बेसिक कंडीशन, हल्की फुल्की बेसिक कंडीशन, जैसे वाटर हो गया ना, तो वाटर में हल्का, मतलब अगर सपोज करो कि जो पीएच है ना वो आपकी लिटिल बिट ग्रेटर देन 7 हो, उस केस में ये क्या करेगा, मतलब न्यूट्रल मान के चलो आप इसको, ठीक है, देन इट वुड गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 3। तो इसका मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 158 डिवाइडेड बाई 3, तो इट विल कम अराउंड 52.68, राइट। एंड इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, it just gains single electron. So here the molecular weight is just equal to the equivalent weight, you can see 158, ठीक है। कैसे आया, 158 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज इक्वल टू 1, तो 158 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 158। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से बच्चों एक और चीज आप ध्यान में रखिए, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर हुई कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है ना, ये अपने आप में एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये एसिडिक में अलग से काम करेगा, बेसिक में अलग तरीके से काम करेगा, न्यूट्रल में अलग तरीके से काम करेगा। तो अल्टीमेटली मैं बोलूंगा कि इसका एक वर्साटाइल नेचर है फॉर द ऑक्सीडेशन एक्शन इन केमिस्ट्री, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दीज आर द रिएक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताई है। फर्स्ट रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये है आपके पास एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, न्यूट्रल या फिर आपने बोला हल्का फुल्का बेसिक, और तीसरी कंडीशन आपके पास बच्चों कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन। अब ये आपको मैंने प्रूव करके दिए रिएक्शन के माध्यम से, थ्रू द रिएक्शंस आई कैन प्रूव that in case of acidic medium it is gaining 5 electron, in case of neutral condition it is gaining 3 electron, and in case of very strong basic condition it gains single electron. So correspondingly we can calculate its equivalent weight in different conditions. तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। उसके बाद बेटो नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूँ इक्विवेलेंट वेट का, थोड़ा हो सकता है लेक्चर लंबा जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की। अब सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। अब ये RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब खुद की हुई इसकी ऑक्सीडेशन। अब मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 1 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना तो 1 पॉजिटिव, राइट। तो ये खुद की इसकी हुई ऑक्सीडेशन, लेकिन ये दूसरे किसी एक्स एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब दूसरे की क्या कर देगा, रिडक्शन, राइट। तो ये एक्स नेगेटिव बन जाएगा।
देखिए खुद की हुई इसकी ऑक्सीडेशन, इसने खुद तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, लेकिन किसी दूसरे को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच डज रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरे सब्सटेंस की क्या करता है, रिडक्शन करता है, और खुद की उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये बिल्कुल डिफरेंट आपके पास, बिल्कुल रिवर्स हुआ किससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अब इसमें आपको सिंपल एक ही डिफरेंस याद रखना है, वो डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। नाउ सी, नाउ कंपेयर, पहले हम क्या बात करते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए, राइट। बाकी सब सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, राइट। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज लॉस्ट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, ये आप ध्यान से नोट करेंगे। ये आपके पास है मोहर सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप पढ़ते हैं जब आप टाइट्रेशन करते हैं, उसमें भी आप पढ़ते हैं इसको। तो मोहर सॉल्ट जो आपके पास है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 392। और बच्चों इसमें ये मेन जो मेटल होता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो आयरन होता है। मोहर सॉल्ट में जो मेन मेटल जो है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में काम आएगा, वो है आयरन। तो आयरन यहाँ पे क्या करेगा, आयरन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना लूज करेगा, ठीक है। कैसे करेगा अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ यहाँ पे, कि जनरली यहाँ पे जो FeSO4 है ना, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव है, राइट। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, 3 पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 392 इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1, तो इसका 392 आ गया आपके पास इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली आपके पास ये क्या है, दिस इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 126, और इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, वो कितने करता है, 2 करता है, राइट। इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हो सकता है मेरी इमेज इसको ओवरलैप कर ले। देखिए ये जनरली क्या करेगा, ये करेगा, ये बनाएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये बना देगा, प्रोडक्ट बनाता है CO2 प्लस वाटर बनाता है, याद रखना। और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो 126 डिवाइडेड बाई 2, इसका मास आ गया इक्विवेलेंट वेट 63। अब देख लीजिए, आयरन के केस में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आयरन 2 पॉजिटिव फ्रॉम दिस FeSO4, ठीक है, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Fe3 पॉजिटिव, इसलिए हमने डिवाइड बाई 1 करा है। और अगर बात करूं मैं आपकी, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा मेरी इमेज से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इधर बता दिया यहाँ पे, कि ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट बनाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दूं, 2CO2 प्लस वाटर बनाएगा ये, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, राइट। तो दिस इज अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो KMnO4 है, ये कैसे फंक्शन करता है, इट फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, न्यूट्रल में करता है, बेसिक में करता है, एसिडिक में करता है, ठीक है। तो इसकी जो मैं रिएक्शन आपको दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा है हाफ रिएक्शन इन अल्केलाइन कंडीशन। अल्केलाइन कंडीशन, अल्केलाइन का मतलब माइल्ड अल्केलाइन, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है, न्यूट्रल एज वेल एज बेसिक। इसका मतलब आपने क्या लेना है, सेकंड कंडीशन बताई थी ना मैंने आपको, कि न्यूट्रल और माइल्ड बेसिक, मतलब ज़्यादा बेसिक नहीं, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं। उस केस में ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट। तो उस केस में देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या है इसका, बहुत सिंपल है, राइट। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ऑलरेडी वी हैव डन दिस पार्ट। तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसमें डाला है समझाने के लिए। उसके बाद एक कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्या पूछा आपसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम मेटल। अब कैल्शियम, कैल्शियम आपके पास एलिमेंट है, तो एलिमेंट के केस में हमने बोला था एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 40, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो कितना आएगा, 20, राइट। तो देख लेते हैं इसको, सोल्यूशन भी दे दिया इसका, ठीक है। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी 40/2 दैट इज 20, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमने निकाला ही था, ठीक है। देख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, एसिडिटी क्या होगी यहाँ पे, 3। तो देख लीजिए क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3, मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया, 26, राइट। तो ऑप्शन आपके पास आएगा सी। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो याद करो इसकी आपके पास बेसिसिटी कितनी होती थी, 3 होती थी, ठीक है। अब देखो आप, वही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है।
देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 अगेन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, बेसिसिटी कितनी है बच्चों हमारे पास 3 है, तो देखिए 98 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ गया, दैट इज 32.6 ग्राम। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, वेरी सिंपल। अब देखिए जल्दी से पहले मैं ऑप्शन क्लियर कर दूं आपको, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए सॉल्ट है आपके पास, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट है, तो इसमें आपने क्या करना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लो। तो मैंने तरीका बताया, इसको तोड़ के देखो आप, एक एल्यूमिनियम के ऊपर होता है 3 पॉजिटिव, तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर टोटल पॉजिटिव कितना आ गया, +6 आ गया। या फिर आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, एक सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, राइट, तो 3 के ऊपर क्या होगा -6, 3 सल्फेट के ऊपर होगा -6, तो आपके पास चाहे आप पॉजिटिव ले लो चाहे आप नेगेटिव ले लो, है क्या 6, राइट। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसका जो फॉर्मूला यूनिट मास है डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास कितना होता है 342, फॉर्मूला यूनिट मास कितना है 342 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 57, राइट। तो बी ऑप्शन आपके पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr27, याद रखें ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ। और एक चीज और बता देता हूँ, किस कंडीशन में होता है ये, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट वर्क्स इन एसिडिक कंडीशंस, याद रखेंगे, इसलिए कई बार आपने पढ़ा भी होगा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो इसका हम निकाल के देखते हैं। अब देखिए इसमें भी आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक चीज आप कंफ्यूज मत होना, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। अब एक चीज याद रखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा, उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको बताऊं तो देखिए क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कितना हो जाएगा, +3। इसको थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करना कि जो क्रोमियम, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालोगे, कैसे निकालोगे ये रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बताऊंगा। अभी आपको क्या याद रखना है कि ये यहाँ जो क्रोमियम है ना, 1 क्रोमियम एटम्स, सी आई एम सेइंग अबाउट 1 क्रोमियम एटम, 1 क्रोमियम एटम कैरीज हाउ मच चार्ज, +6। होता क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज हो गया, क्रोमियम +3, राइट। अब आप यहाँ पे बताएं कितने क्रोमियम दिख रहे हैं आपको, कितने एटम दिख रहे हैं, 2 एटम दिख रहे हैं क्रोमियम के, तो 2 क्रोमियम एटम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो टोटल यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 क्रोमियम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएंगे, Cr3 पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ से समझने की बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 क्रोमियम में, ठीक है, टोटल चेंज कितना आया, देखो +6 से +3 आया, चेंज कितना, 3 का, एक के लिए, तो 2 के लिए कितना आएगा, कितना चेंज आएगा बच्चों, 6 का चेंज आ जाएगा। 2 क्रोमियम के लिए कितना चेंज आया, 6 का। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने, कि जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना ही हम क्या मानेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब देखिए कैसे, अब देखो आपके पास इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 294, और मैंने क्या बताया, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास ये गेन करेगा, 6 करेगा, ठीक है। तो 6 को हमने क्या बोल दिया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास जो इसका 49 है वो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ लें, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ आपको क्या करना है आपने, देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया K2Cr27 है, इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक कंडीशंस, राइट, वन थिंग। सेकंड थिंग, इट गेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन्स 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपने याद रखी बात। फिर मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में एक और चीज बताई कि जनरली होता क्या है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल चार्ज का चेंज कितना हुआ, राइट। तो +6 से हुआ +3, एक के लिए, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, इट इज अ चेंज दैट इज इक्वल टू 6, टोटल चेंज आया 6 का, तो उसको हमने बोल दिया चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब रिडॉक्स रिएक्शन में ये चीज मैं आपको फिर से बताऊंगा अगर आपको समझ नहीं आई है तो, राइट। आप अभी सिंपल वे में इसको याद रखें। तो ये जो यहाँ लिखा है ना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो आप जो पुराना फार्मूला आपने पढ़ा है, जो पहले हमने केमेनोफोर में पढ़ा था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस पूरी चेंज इन ऑक्सीडेशन जगह लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड लिख सकते हैं, लिखा था ना वहाँ पे हमने केमेनोफोर के केस में। तो सेम तरीके से आप इसको याद करें, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर न्यूट्रल मीडियम में, ये आई होप कि आपको क्लियर है न्यूट्रल मीडियम में किस तरीके से केमेनोफोर काम करेगा, ऑलरेडी वी हैव डन, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऑप्शंस भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, देखो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बन रहा है प्रोडक्ट बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या जिसको आप सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं, और साथ में बन रहा है वाटर। मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है, क्या बना दिया मैंने, Na2SO4 प्लस 2H2। अब ध्यान से देखना, एक रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो बना रही है सोडियम सल्फेट, और एक रिएक्शन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिविंग सोडियम बाइसल्फेट। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। अब क्या याद रखना है, देखो नंबर एक जो हमारे क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है, उस केस में सल्फ्यूरिक एसिड कितने H पॉजिटिव दे रहा है। अब ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, एक H पॉजिटिव लूज किया तो क्या बन गया, ये वाला आयन कौन सा बना, बाइसल्फेट आयन, राइट। तो ये जो हमें रिएक्शन इन गिवन क्वेश्चन में दे रखी है, उस केस में आप यहाँ से चेक कर लो कि सल्फ्यूरिक एसिड ने कितने H पॉजिटिव दिए हैं, यहाँ पे कितने H पॉजिटिव की जरूरत थी हमें, only one H positive is required in the given reaction. Now see the second reaction which I have written here. In this case, sulfuric acid gives 2 H positive ion. ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझना है। कैसे समझना है, बहुत इजी कर देता हूँ। यहाँ आपको बनाना था बाइसल्फेट, मतलब HSO4 वाला आयन बनाना था यहाँ पे आपको, ठीक है। तो वो कब बनेगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एक H पॉजिटिव देगा। और अगर आप सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको चाहिए SO4, मतलब सल्फेट चाहिए। तो सल्फेट कब बनेगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड 2 H पॉजिटिव देगा, राइट। तो यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन करना है कि क्या H2SO4 एक H पॉजिटिव देगा या 2 H पॉजिटिव देगा। तो उस पर्टिकुलर एनाइन को देख के आप पता कर सकते हैं। अगर आप इस सोडियम बाइसल्फेट को अगर आप ब्रेक करके देखें तो यू विल इजीली कम टू नो दैट द एनाइन पार्ट इज बाइसल्फेट। एंड बाइसल्फेट कैसे बना बच्चों, बाइसल्फेट बना जब सल्फ्यूरिक एसिड ने एक H पॉजिटिव लूज करा, राइट। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछा। तो बड़ा आसान होगा, क्या होगा, सिंपली मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी कितनी हुई, 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही H पॉजिटिव का रोल है यहाँ पे बाइसल्फेट बनाने के लिए। तो इस केस में बेसिसिटी क्या रहेगी, 1। अब देखिए बच्चों 98 डिवाइडेड बाई 1। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं आपसे पूछता कि सेकंड रिएक्शन के केस में, इस रिएक्शन में बताओ भाई क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, तो आपके पास होता 98 डिवाइडेड बाई 249.5, ग्राम लिख लो, यूनिट लिख लो, ठीक है, इट इज अप टू यू। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे, ठीक है। इसका एक और पार्ट है छोटा सा, वो हम अगली वैसे ऑलमोस्ट आपका हो चुका है इसी में, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसका पार्ट छोटा सा बचा है, तो वो अगर टाइम लगा तो मैं आपको जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इससे, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। और कोई भी आपकी अगर आपकी डिमांड होगी किसी टॉपिक की तो आप मेरे को बताएंगे, आई विल टीच इन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। सो बेटा बहुत बहुत थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।